हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस पे। तो गाइज, आज के इस प्लेलिस्ट में हम क्या करने वाले हैं। इस प्लेलिस्ट में हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जो भी हमारे पास चैप्टर हैं उनके सारे पीवाईक्यू इस प्लेलिस्ट में हम कंप्लीट करने वाले हैं। और आज इस प्लेलिस्ट का अपना पहला लेक्चर है, ठीक है। और पहला लेक्चर हमारा क्या है, वो है एक्सियली लोडेड मेंबर्स, ठीक है। तो ये हमारा सबसे पहले, अगर जब भी हम पढ़ने जाते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, तो सबसे पहला चैप्टर हम क्या पढ़ते हैं, एक्सियली लोडेड मेंबर, ठीक है। तो मैं ज्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं, क्या होता है कैसे होता है, क्योंकि पीवाईक्यू का सेशन है, आपने थंबनेल पे भी देखा होगा, पीवाईक्यू सीरीज है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं, सारे फॉर्मूले आपने पढ़ रखे हैं, और यहाँ पे आप मेरे साथ प्रैक्टिस करने आए हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे सारे क्वेश्चन पीछे के 10 से 15 सालों के पीवाईक्यू हैं, वो मैं यहाँ पे प्रेजेंट करूंगा और उसके सॉल्यूशन हम देखेंगे। तो इससे आपके पास क्या है, दो फायदे हैं। पहला फायदा क्या है, अगर आप क्या करते हो, अकेले करने का मन नहीं करता है, जैसे पीवाईक्यू कुछ कुछ लोगों की आदत होती है कि आपका पीवाईक्यू करने का मन नहीं करता है अकेले बैठ के, तो आपको एक साथी चाहिए। तो वो साथी कौन है, वो आपका साथी मैं हूँ। यानी कि इधर वीडियो चल रही है, आप क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, साथ साथ मैं इधर कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपका वीडियो आप सॉरी आपका क्वेश्चन बन जाता है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, आगे अगले क्वेश्चन पे चले जाइए। और अगर नहीं बन रहा है तो आप उसका सॉल्यूशन सुन सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या हो गए हैं, दोनों लोग दोस्त हो गए हैं, यानी कि आप मेरे पार्टनर और मैं आपका पार्टनर, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम थोड़े फॉर्मूले देख लेते हैं, ताकि एक बार छोटा सा रिवीजन हो जाए। सबसे पहले एक्सियली लोडेड मेंबर में हमारे पास क्या आता है, फॉर्मूला आता है एलोंगेशन का। और वो कहाँ से आता है, वो आता है सिग्मा ई अपसाइलन से, ठीक है। अब हम अपसाइलन को क्या लिखते हैं, यहाँ पे ये होता है आपके पास डेल्टा एल अपॉन एल, इस ये क्या है, स्ट्रेन है। और सिग्मा क्या होता है, स्ट्रेस होता है। और वो क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स को मैं पी से लिख रहा हूँ और एरिया को मैं ए से लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करो, पी अपॉन ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा ई, और ये क्या है डेल्टा एल अपॉन एल। तो यहाँ से आपके पास डेल्टा एल का फॉर्मूला आ जाता है, और वो क्या है, पी एल अपॉन ई। आ रही है बात समझ में। अब ये किसके लिए होता है, ये एक बार के लिए होता है। अगर आपको बार में इलोंगेशन निकालना है तो वहां पे आप क्या लिखोगे, डेल्टा एल इक्वल टू पी एल अपॉन ए ई। अब यहाँ पे अगर सर्कुलर बार है, सर्कुलर रोड है, तो एरिया क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 डी स्क्वायर। अगर कुछ और शेप का है तो उसके अकॉर्डिंग उसका एरिया आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही ये क्या था, ये ऐसी किसी रोड का है जिसका बीच में क्या नहीं हो, एरिया चेंज नहीं हो, बीच में एरिया चेंज नहीं हो। अगर एरिया चेंज हो रहा है तो हम क्या करते हैं, अलग अलग उसके लिए लगाते हैं, ठीक है। डेल्टा एल का फॉर्मूला हम क्या करते हैं, अलग अलग लगाते हैं। अभी आगे हम देखेंगे क्वेश्चंस में, क्वेश्चन के थ्रू आसानी से समझ में आएगा। अगर कोई रोड है आपके पास, वो ऐसी है, ठीक है, वो क्या है, टेपर्ड है, और यहाँ का डायमीटर D1 है और यहाँ का डायमीटर D2 है। तो इसका आपके पास डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 4PL पाई D1 D2 और E, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसका डेल्टा एल का फॉर्मूला हो जाएगा। सेम वही लिखा हुआ है, पाई बाई 4 डी स्क्वायर, यहाँ पे डी स्क्वायर की जगह उसने क्या कर दिया है, D1 D2, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आते हैं, हमारे पास फॉर्मूला आता है सेल्फ वेट के लिए। तो सेल्फ वेट के लिए हम क्या लिखते हैं, सेल्फ वेट के लिए हम दो चीजों के लिए लिखते हैं। पहला हमारे पास होता है सर्कुलर रोड के लिए, और दूसरा हमारे पास क्या होता है, कोनिकल रोड के लिए। तो दोनों की जगह आपके पास फॉर्मूला लगभग सेम ही होता है। अगर आप इस गामा की टर्म में लिखते हैं तो वो क्या होता है, गामा एल स्क्वायर अपॉन 2 ई, किसके लिए, सर्कुलर रोड के लिए। और अगर आप कॉनिकल के लिए लिखते हैं तो ये क्या हो जाता है, गामा एल स्क्वायर अपॉन 6 ई, ठीक है।
आ रही बात समझ में? तो ये है हमारे पास इतना। फिर क्या आता है हमारे पास, कोई रोड है, उसको क्या कर दिया है, दोनों साइड से आपने बांध दिया है, और उसके बाद इस पे क्या कर रहे हैं, कोई फोर्स लगा रहे हैं। तो कोई फोर्स लगा रहे हैं तो ये क्या होगा, ये आगे पीछे नहीं हिल सकता है। ठीक है, तो इसके अंदर ही कुछ चेंजमेंट होंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है। तो यहाँ पे टोटल जो एल ए सी है वो क्या होगा, 0 होगा। ये वाली कंडीशन लगा के हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, फिर हमारे पास आता है, अगर आप किसी चीज को या किसी रोड को गर्म करते हैं तो उसमें कितना एलंगेशन होता है, तो वो क्या होता है, एल अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, यानी कि किसी भी मटेरियल की आप क्या करते हैं, टेम्परेचर में चेंजमेंट करते हैं तो क्या होता है, उसका एलोंगेशन होता है। अगर टेम्परेचर कम करते हैं तो वो क्या होता है, श्रिंक होता है। अगर आप उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका लेंथ क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ये मेनली फॉर्मूले हैं, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन हम यहाँ फॉर्मूले डिस्कस नहीं करेंगे, सीधा क्वेश्चन में देखेंगे। क्वेश्चन में जो फॉर्मूला यूज होगा वो हम यूज करेंगे। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, ए प्रिज्मेटिक बार PQRST is subjected to axial load as shown in figure. The segment having maximum and minimum axial stress respectively are। अब हमको क्या पूछा है कि मैक्सिमम एंड मिनिमम एक्सियल स्ट्रेस कहाँ पे होगा, वो हमको बताना है। तो यहाँ पे अगर आप एक चीज देखोगे, और वो चीज क्या है, वो चीज ये है कि पूरा जो रोड है, पूरा जो बार है प्रिज्मेटिक बार, उसका एरिया क्या है, उसका एरिया सेम है। आ रही है बात समझ में? उसका एरिया सेम है, और आप स्ट्रेस निकालते हो तो क्या लिखते हो, फोर्स अपॉन एरिया। यानी कि सबका एरिया क्या है, आपके पास सेम है। तो जिसका फोर्स क्या होगा, ग्रेटर होगा, जिसका फोर्स ग्रेटर होगा उसका सिग्मा भी ग्रेटर होगा, और जिसका फोर्स क्या होगा, स्मॉल होगा, उसका सिग्मा भी क्या होगा, स्मॉल होगा। सॉरी। ठीक है, तो हमको इसके अंदर क्या निकालना है, इसके अंदर हमको स्ट्रेस नहीं पूछा है, इसके अंदर सिर्फ हमको क्या पता लगाना है कि कहाँ पे फोर्स मैक्सिमम लग रहा है और कहाँ पे फोर्स मिनिमम लग रहा है, क्योंकि एरिया तो हमारा क्या है, सब जगह सेम है। तो सबसे पहले देखो, एस एंड टी के अंदर, एस एंड टी के अंदर देखोगे तो हम क्या करते हैं, जब भी फोर्स निकालते हैं तो क्या करेंगे, जैसे मान लो कि ये रोड है हमारी, यहाँ पे फोर्स लग रहा है, यहाँ पे कुछ फोर्स लग रहा है, यहाँ पे कुछ फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे क्या करोगे, आप ये वाली लाइन बनाओ, यानी कि इस सेगमेंट के आप राइट साइड देखो या लेफ्ट साइड देखो, एक साइड के सारे टोटल फोर्स आप ऐड कर लो। तो जब आप इधर देख रहे हो तो इधर तो आपको यहाँ पे कोई रिएक्शन लगेगा, तो उस रिएक्शन का पता नहीं है, तो इधर वाले तो आप क्या नहीं कर सकते हो, ऐड नहीं कर सकते हो। लेकिन इधर वाले आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे इधर एक फोर्स लग रहा है, मान लो P फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे आपका फोर्स क्या हो गया, आपका फोर्स हो गया फोर्स इक्वल टू P। ठीक है, फिर आप यहाँ पे आए, यहाँ पे आए तो आपने देखा कि ये दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है, दोनों PP है, तो यहाँ पे फोर्स क्या हो गया, 2P। अब यहाँ पे आपने यहाँ आए तो आपने देखा कि ये फोर्स, इसका डायरेक्शन इन दोनों की डायरेक्शन के अपोजिट है, तो ये क्या हो जाएगा, 2P माइनस P, यानी कि यहाँ भी क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे देखो, अगर ये वाला सेगमेंट है तो एस टी के अंदर हमारे पास कितना फोर्स हो जाएगा, वो हो जाएगा 25 किलो न्यूटन। एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेना है, एक को नेगेटिव मान लेना। फिर आए आप आर एस में, आर एस में जब आए तो आर एस में क्या देखा कि ये वाला क्या है, इधर है, और ये वाला इधर है, इसको अभी अभी पॉजिटिव लिया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 किलो न्यूटन। ये 25 पॉजिटिव लिया था, 20 नेगेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि उल्टी डायरेक्शन में है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 किलो न्यूटन। ठीक है,
फिर आपका आता है क्यू आर सेगमेंट आता है। तो यहाँ पे क्या होगा, 25 पॉजिटिव लिया था, 20 नेगेटिव लिया था, 15 फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 किलो न्यूटन। और लास्ट में आता है आपका पीक्यू सेगमेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, 25 पॉजिटिव था, -20 नेगेटिव था, +15 पॉजिटिव था, -10 नेगेटिव है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये है 20 30 40, 40 में से 30 गया, 10 किलो न्यूटन। ठीक है। अब देखो सेम चीज अगर आप कोई मान लो इसको मानता नेगेटिव, तो एस टी को मानता नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या हो जाता -25 किलो न्यूटन। फिर यहाँ पे आर एस मानना है, तो आपके पास क्या होता है, ये -25, फिर 20 क्या होता है ऑटोमेटिक पॉजिटिव होता, तो ये क्या होता है -5 किलो न्यूटन। फिर आपके पास आता है क्यू आर आता, तो ये -25 होता, ये +20 होता, -15 होता, और यहाँ पे कितना बन जाता, ये होता आपके पास -20 किलो न्यूटन। फिर हमारे पास क्या आता, पी क्यू आता, तो पी क्यू क्या होता है -25 +20 -15 +10, और ये हो जाता आपके पास ये -10 किलो। अब यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, जो प्लस और माइनस है, वो प्लस और माइनस आपको क्या बता रहा है, प्लस और माइनस सिर्फ आपको डायरेक्शन बता रहा है। आपको क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है, बाकी कुछ नहीं बता रहा है। लेकिन आपको जब मैग्नीट्यूड, आपको सिग्मा निकालना है, स्ट्रेस निकालना है, तब आपको सिर्फ क्या मतलब होता है, मैग्नीट्यूड से मतलब होता है। तो अगर मैक्सिमम स्ट्रेस निकालना है तो मैक्सिमम फोर्स पे निकलेगा, और मैक्सिमम फोर्स हमारा क्या आया है 25 किलो न्यूटन। और मिनिमम के लिए निकालना है तो मिनिमम हमारे पास क्या आया है, वो है 5 किलो न्यूटन। तो यहाँ पे एस टी एंड आर एस टी यहाँ पे है और आर एस यहाँ पे है मिनिमम के लिए। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में क्या किया है। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्ट्रेस निकालना है। स्ट्रेस निकालना है तो हमको पता है कि इस पूरी रोड का एरिया क्या है, सेम है। अगर एरिया अलग अलग होता तो हमको हर बार क्या करना होता, सिग्मा इज टू फोर्स अपॉन एरिया करके हर बार फोर्स को और एरिया को डिवाइड कर करके सारी वैल्यू निकालनी पड़ती, और फिर उस वैल्यू में जो मैक्सिमम एंड मिनिमम होती वो हमारी क्या होती, मैक्सिमम स्ट्रेस और मिनिमम स्ट्रेस होता। ठीक है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे एरिया सेम है, तो फोर्स से ही हमको पता लग जाएगा कि कहाँ का स्ट्रेस ज्यादा होगा और कहाँ का स्ट्रेस कम होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए रिजिड सॉलिड सर्कुलर वन स्टैंडिंग, वन नहीं है यहाँ पे, कौन है। ठीक है, ये है ए रिजिड सॉलिड सर्कुलर कौन स्टैंडिंग ऑन इट्स बेस based on a horizontal surface or is of height h। पता नहीं क्या क्या is of f लिख रखा है। इसका कहने का मतलब ये है कि आपके पास क्या है, एक कौन है। ठीक है, और ये कौन आपके पास ऐसा कुछ रखा हुआ है। ठीक है, और इसका हाइट कितना है, इसका हाइट है आपके पास h, इसका हाइट h है। रेडियस आर दिया हुआ है, इसका रेडियस है आपके पास वो कितना है, आर है। मटेरियल विद स्पेसिफिक वेट, ये क्या है, स्पेसिफिक वेट दिया हुआ है, वो दिया हुआ है W। एंड इलास्टिक मॉड्यूलस आपको दिया हुआ है E दिया हुआ है। द वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट द मिड हाइट, यानी कि इसके मिड हाइट का वर्टिकल डिफ्लेक्शन हमको बताना है, किसकी वजह से, ड्यू टू मिड हाइट ऑफ द कोन ड्यू टू सेल्फ वेट इज गिवन बाई, यानी कि इस पॉइंट को हम ए नाम दे देते हैं, इस पॉइंट का हमको क्या बताना है, डिफ्लेक्शन बताना है। इस पॉइंट को हम बी नाम दे देते हैं और इस पॉइंट को हम सी नाम दे देते हैं। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन ऑफ बी क्या हो जाएगा,
डिफ्लेक्शन ऑफ बी क्या होगा, ये पूरा टोटल जो डिफ्लेक्ट हुआ है, सॉरी, डिफ्लेक्शन ऑफ मिड पॉइंट है तो ए है, डिफ्लेक्शन ऑफ मिड पॉइंट यानी कि ए का डिफ्लेक्शन क्या होगा, ये टोटल का डिफ्लेक्शन माइनस क्या होगा, इस ऊपर वाले के कारण इसका डिफ्लेक्शन। ठीक है, समझ में आ रही है बात मैं क्या बोल रहा हूं, कि आपके पास इसका डिफ्लेक्शन है वो कितना होगा। अब इसका डिफ्लेक्शन आप नॉर्मल तो निकाल नहीं सकते क्योंकि बीच के अंदर पॉइंट है, तो क्या करोगे, पहले यहां से लेके और यहां तक का डिफ्लेक्शन निकालोगे, उस डिफ्लेक्शन में से यहां से लेके यहां तक का डिफ्लेक्शन घटा दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल डिफ्लेक्शन, जो इसका डिफ्लेक्शन हुआ है वो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डेल्टा ए का डिफ्लेक्शन वो कितना होगा, वो होगा डेल्टा एल सी बी माइनस डेल्टा एल ए सी। ठीक है, ये होगा। अब यहाँ पे देखो ये क्या दिया हुआ है, स्पेसिफिक वेट। दिमाग क्या खेला है, हम नॉर्मली स्पेसिफिक वेट को क्या लिखते हैं, गामा से लिखते हैं, लेकिन इसने डब्ल्यू से लिखा है, और हम डब्ल्यू से किसको लिखते हैं, ओनली वेट को लिखते हैं। तो यहाँ पे उसने दिमाग खेला है कि कुछ लोग क्या करते हैं, स्पेसिफिक वेट नहीं पढ़ के डब्ल्यू लिखेंगे और सीधा क्या करेंगे, डब्ल्यू का फॉर्मूला लगा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्पेसिफिक वेट, और उसने स्पेसिफिक वेट का नोटेशन क्या दिया है, डब्ल्यू दिया है। ठीक है, तो सिर्फ गामा की जगह क्या होगा, डब्ल्यू रिप्लेस हो जाएगा। तो कौन के लिए मैंने क्या बताया था, गामा एल स्क्वायर अपॉन 6 ई, ये बताया था अभी अभी डेल्टा एल। तो यहाँ पे डेल्टा एल सी बी के लिए क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एल क्या है, एच का स्क्वायर अपॉन 6 ई माइनस एल ए सी, एसी के लिए क्या है, h/2 है, तो ये स्पेसिफिक वेट वही रहेगा, h/2 अपॉन 6e। ठीक है, तो यहां से कैलकुलेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एच स्क्वायर अपॉन 6e माइनस डब्ल्यू एच स्क्वायर, ये क्या है, 4 है, 4 इंटू 6e, तो यहाँ पे एलसीएम लोगे तो ये क्या हो जाएगा, 24e, और ये 4 WH स्क्वायर, ये माइनस WH स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 WH स्क्वायर, और ये हो जाएगा 24e, तो ये 8 टाइम्स हो जाएगा, तो WH स्क्वायर अपॉन 8e, तो ये क्या हो जाएगा, WH स्क्वायर अपॉन 8e, यानी कि ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हॉरिजॉन्टल बार फिक्स है एट वन एंड, एक एंड पे फिक्स है, x बराबर 0 पे, हैज ए लेंथ ऑफ 1 मीटर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 100 मीटर स्क्वायर, इट्स इलास्टिक मॉडुलस, उसका लेंथ दिया हुआ है, अभी साइड में लिख देते हैं सारी चीजें। L दिया हुआ है 1 मीटर, एरिया दिया हुआ है 100 mm का स्क्वायर, इट्स इलास्टिक मॉडुलस वेरी अलोंग इट्स लेंथ इज गिवन बाई, इसका एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये x इज इक्वल टू 100 e की पावर माइनस x GPa। ठीक है, वेयर x इज द लेंथ कोऑर्डिनेट इन मीटर अलोंग द एक्सिस ऑफ द बार, इन एक्सियल टेंसाइल लोड T लग रहा है कितना, 10 किलो न्यूटन, इज अप्लाइड एट द फ्री एंड, x बराबर 1 पे, द एक्सियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फ्री एंड इज, हमको पूछा है, इसने क्या दिया हुआ है, कुछ ऐसी रोड है, यहाँ पे 10 किलो न्यूटन लगा हुआ है, ये x बराबर 0 है, ये x बराबर 1 है, बीच की लेंथ 1 मीटर है, और एरिया दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शन एरिया 100 mm स्क्वायर। तो हमको क्या बताना है, हमको बताना है एक्सियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फ्री एंड, यानी कि इस एंड का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो हमको बताना है।
और वो क्या होता है, वो होता है डेल्टा एल। और डेल्टा एल का फॉर्मूला अभी अभी देखा है, और वो क्या है, पी एल अपॉन ए ई, यही बताया था, पी एल अपॉन ए ई। तो यहाँ पे P क्या है, 10 किलो न्यूटन, तो 10 इंटू 10⁻3। L क्या है, लेंथ है तो 1 मीटर। एरिया क्या है, 100 mm², तो 100 इंटू 10⁻⁻6। और E क्या है, 100 e⁻⁻x इंटू 10⁹ आई बात समझ में? एक सेकेंड, अगर कोई चीज वेरिएबल है तो हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे क्या है, ई वेरिएबल है। ये किस चीज के लिए था, अगर कोई भी चीज वेरिएबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई चीज वेरिएबल है तो क्या लगाया जाता है, पी डी एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है, पी डी एक्स ए का इंटीग्रेशन। और इसके अंदर वेरिएबल है तो वो कहां से कहां तक है, x बराबर 0 से x बराबर 1। तो P क्या है, P वही है आपका 10 किलो न्यूटन, 10 इंटू 10⁻3। यहाँ पे क्या है, dx है, ये क्या हो जाएगा, A क्या है, 100 इंटू 10⁻⁻6 है, इंटू 100 इंटू 10⁻⁻x, और जीपीए है तो 10⁹। मैं सब चीजों को नॉर्मल लिख रहा हूं, जैसे आपकी लेंथ है उसको मीटर में, आपका जो फोर्स है उसको न्यूटन में। तो ऐसे चीजें लिखने से क्या होता है, आसानी होती है। मैं अपने लिए यही चीजें फॉलो करता हूँ। कई बार क्या होता है ना, कुछ लोग क्या करते हैं, इसको किलो न्यूटन में लिखते हैं, लेंथ को एमएम में लिखते हैं, इसको भी एमएम में लिखते हैं, फिर इसको भी वही लिखते हैं। तो वो क्या होता है ना, कई बार कंफ्यूजिंग होता है और आपका आंसर गलत हो जाता है। आप हमेशा क्या करो, स्टैंडर्ड यूनिट में रखो, ऐसा यूनिट में, यानी कि फोर्स को आप न्यूटन में रखो, लेंथ को आप मीटर में रखो, आप पास्कल में रखो। तो ऐसे क्या होता है ना, ऐसे कंफ्यूजन नहीं होता है। जो आपकी लास्ट में यूनिट आएगी वो स्टैंडर्ड यूनिट आएगी, यानी कि जो आपका डेल्टा एल है वो क्या आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। और एमएम में आपको निकालना है तो उसको सिंपल 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। और किसी भी चीज को 1000 से मल्टीप्लाई करने में मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज्यादा टाइम या जोर आता होगा, क्योंकि अगर जैसे 0.009 लिखा हुआ है तो इसको 1000 मल्टीप्लाई करने के लिए कोई कैलकुलेटर, कोई महान चीज तो चाहिए नहीं। आपको सीधा पता है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे स्टैंडर्ड करने से क्या है, कई बार कंफ्यूजन नहीं होता। नहीं तो कई बार क्या होता है, आप ये पावर लेने में क्या कर देते हो, गलती कर देते हो। तो मेरा तो यही सुझाव है कि आप ऐसे लिखें, बाकी आप जो फॉलो करते हैं वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, 10⁴ बाहर आ गया। इधर क्या हो जाएगा, ये 6 कट गया तो 3 बचा, 3 4 5 6 7, यानी कि 10⁻7 बाहर आएगा। और यहाँ पे क्या है, dx, और e से क्या बच गया, e⁻⁻x, 0 से 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/10⁻3। और ये क्या है, e⁻x है, तो e⁻x ऊपर गया, और e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही होता है। ठीक है, e⁻x का डिफरेंशिएशन भी e⁻x होता है, और e⁻x का इंटीग्रेशन भी e⁻x होता है। तो यहाँ क्या हो गया, e⁻x, और वैल्यूज रखोगे तो e⁻1 माइनस e⁻0। इसके लिए आपको कैलकुलेटर चाहिएगा तो कर लो। e⁻1 कितनी होती है, 2.71, माइनस e⁻, क्या करोगे, 0 करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1.718। और ये हो जाएगा 1.718 अपॉन 10⁻3। और ये क्या है, ये मीटर है, ये क्या है, ये मीटर है। और ये मीटर है तो इसको एमएम करना है, तो क्या करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई, तो 10⁻3 कट गया, 1718 एम, यानी कि 1.71 mm का इसके अंदर क्या हो जाएगा, इलोंगेशन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका जो फ्री एंड है वो कितना डिस्प्लेस होगा, वो 1.718 होगा। ठीक है,
आ रही है बात समझ में? क्या किया? कुछ नहीं किया। अगर आपके पास क्या है, आपके पास कोई भी वेरिएबल है यानी कि फिक्स क्वांटिटी नहीं है, तो आपको क्या फॉर्मूला यूज करना है, डेल्टा एल क्या होता है, पी डी एक्स ए का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सारी चीजें वैल्यू रख दी और सिंपल सी कैलकुलेशन थी वो हमने कर दी। अगला क्वेश्चन देखो, a horizontal bar with a constant cross section is subjected to a loading as shown in figure. The Young's moduli for the section AB and BC are 3E and E. AB के लिए क्या है? AB के लिए 3E है और BC के लिए क्या है? E है, वो लिखा भी हुआ है। Respectively, for the deflection at C to be 0, the ratio of P by F. P और F का रेशियो बताना है। अगर BC का आपके पास क्या है, डिफ्लेक्शन 0 है, यानी कि इस पूरी रोड में क्या है, कोई भी एलोंगेशन नहीं हो रहा, तो इसने कंडीशन खुद ही बता दी है और वो क्या है, डेल्टा एल ए सी, और वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर डेल्टा एल ए सी 0 होगा तभी सी में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसके दो पार्ट हैं, तो कैसे लिखोगे, डेल्टा एल ए बी प्लस डेल्टा एल बी सी का इलोंगेशन क्या होना चाहिए, टोटल का 0। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, पहले बीसी के लिए है, तो क्या होगा, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन है, तो ये क्या है, एफ है, एफ को इस डायरेक्शन को हमने क्या ले लिया, पॉजिटिव ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, एफ एल अपॉन एरिया सबका सेम है और ई। ठीक है, प्लस यहाँ वाले क्रॉस सेक्शन पे आए तो यहाँ पे क्या है, एफ पॉजिटिव है और पी नेगेटिव में लिया है, तो ये हो जाएगा एल सेम है अपॉन ए सेम है और ई क्या है, 3E इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ए तो गया, ई भी गया, इधर से एल भी गया, तो यहाँ से क्या बचा, एफ प्लस एफ माइनस पी डिवाइड बाई 3 बचा, और यहाँ से क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3F प्लस एफ माइनस पी इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये 3 हुआ, ये भी 0 में चला गया, तो ये क्या हो जाएगा, 4F इज इक्वल टू पी, और हमको क्या पूछा है, P बाई एफ का रेशियो, तो 4 इज इक्वल टू पी बाई एफ का रेशियो, तो ये क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आई बात समझ में? क्या किया है, कंडीशन तो इसने खुद ही बता दी, क्वेश्चन में इसने कुछ पूछा ही नहीं, इसने क्या बोला है देखो, फॉर द डिफ्लेक्शन एट सी टू बी 0, उसने बोला है कि सी का डिफ्लेक्शन 0 है, तो उसने पहले ही बता दिया कि आप डेल्टा एल ए सी क्या लगा लो, 0 लगा लो, आपका आंसर बन ही जाना है। तो उसने एक एफ दिया, एक पी दिया, दोनों का रेशियो पूछा, अगर दोनों इस रेशियो में है तो इसका कोई एलोंगेशन नहीं होगा। आ रही है बात समझ में? अब देखो अगला, ये क्या बोल रहा है, इन द फिगर द लोड P 1 न्यूटन, यानी कि ये क्या है, ये 1 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे लग रहा है, लेंथ 1 मीटर दिया हुआ है, यंग मॉडुलस E दिया हुआ है, एंड द क्रॉस सेक्शन ऑफ द लिंक्स इज ए स्क्वायर डायमेंशन दिया हुआ है, ऑल जॉइंट्स आर पिन जॉइंट दिए हुए हैं, द स्ट्रेस इन पास्कल इन द लिंक AB, यानी कि ये जो लिंक है, ये जो लिंक है जो मैंने यहाँ पे पिंक कर दी है, इस लिंक के अंदर हमको क्या बताना है, स्ट्रेस बताना है, और उसने क्या बोला है, इंडिकेट कंप्रेसिव स्ट्रेस बाय नेगेटिव साइन एंड टेंसाइल स्ट्रेस बाय पॉजिटिव साइन। उसने बोला है कि अगर आपका क्या आ रहा है, कंप्रेसिव स्ट्रेस आ रहा है, तो यहाँ पे जो आंसर है वो नेगेटिव के साथ भरना है, और अगर आपके पास टेंसाइल आ रहा है तो उसको पॉजिटिव के साथ भरना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर इसका डायग्राम बनाए तो ये क्या हो रहा है, ये यहाँ पे ऐसे है, ये फोर्स P ऐसे है, और जस्ट इसी की डायरेक्शन में क्या लग रहा है, ये ऐसे। ठीक है, ये 45 है, ये भी 45 है, तो ये 45, ये 45 है, तो ये भी 45 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं, फोर्स निकाल लेते हैं, क्योंकि सिग्मा के लिए, स्ट्रेस के लिए क्या चाहिए, फोर्स अपॉन एरिया चाहिए। तो एरिया है, फोर्स नहीं है, तो इस रोड के अंदर फोर्स निकालते हैं। तो ये क्या है, एफ ए बी है, और ये क्या है, एफ बी सी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, इसका निकालो। तो ये क्या हो जाएगा, समीशन x इज इक्वल टू 0 करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, p कोस 45, ये इधर है तो नेगेटिव ले लिया, और पॉजिटिव ले लिया एफ बी सी कोस 45। तो यहाँ से क्या होता है, 0। तो यहाँ पे क्या होगा, एफ बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे समीशन y में ले लो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे, एफ बी सी कोस 45, ये पॉजिटिव में ले लिया, माइनस पी कोस 45 माइनस एफ ए बी इज इक्वल टू क्या करोगे, 0 करोगे। तो एफ बी सी कोस 45 माइनस पी कोस 45, ये कितना हो जाएगा, एफ ए बी। तो एफ ए बी हो जाएगा, तो एफ बी सी कोस 45 और पी कोस 45। तो एफ बी सी को पी लिख सकते हो, तो यहाँ पे क्या ही लिखा हुआ है, पी कोस 45 माइनस पी कोस 45, ये लिखा हुआ है। और ये क्या है, एफ ए बी। अब दोनों वैल्यू है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, 0। तो एफ ए बी क्या है, 0। अब एफ ए बी 0 है, यानी कि इसके अंदर कोई फोर्स ही नहीं है, तो फोर्स का वैल्यू 0 है, तो स्ट्रेस का वैल्यू भी क्या होगा, 0 होगा। तो द स्ट्रेस इन द लिंक ए बी क्या होगा, वो हो जाएगा आपके पास 0। आपका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। या फिर आप देखो, इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी है, तो आपको यहाँ क्या दिख रहा है, ये इधर से 45 है, ये भी इधर से 45 है, मतलब ये क्या हो रहा है, कुछ ऐसा है, ये एक एक ही लाइन पे है। और आपने, अगर आपको याद हो, तो आपने एक लाइन पढ़ी थी किसके अंदर, ट्रस के अंदर, कि एक ही लाइन में है और फिर उनमें तीसरी कोई मेंबर लग रही है। पी को भी एक तरीके से आप एक मेंबर ही मान लो। तो अगर पूरा फोर्स इधर लग रहा है, एक ही मेंबर है, स्ट्रेट मेंबर है, और उस पर तीसरी कोई मेंबर लगी हुई है, तो वो क्या होती है, जीरो फोर्स मेंबर होती है। वो क्या होती है, जीरो फोर्स मेंबर होती है। तो यहाँ पे इसके अंदर कोई फोर्स नहीं लगेगा। अगर इस एंगल में कुछ चेंज होता तो क्या होता है, यहाँ पे फोर्स आता, लेकिन यहाँ भी 45 है और यहाँ भी 45 है, तो आपके ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे से ध्यान रखना, अगर सेम क्वेश्चन आता है और एंगल चेंज कर देता है, तो आपको आंख मीच के 0 नहीं लिखना है, प्रॉपर कैलकुलेशन करनी है, जैसे समीशन एफ एक्स लगा के, समीशन एफ वाई लगा के। यहाँ पे दोनों एंगल सेम थे, इसलिए ये क्या हो गया है, ये 0 हो गया है। हर केस में 0 होगा, जरूरी नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखो, ए रोड ऑफ लेंथ L हैविंग यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया A is subjected to tensile force P as shown in figure below. The young modulus of a material varies linearly from E1 to E2. ये E1 to E2 वेरी कर रहा है along the length of the road. The normal state develop at the section SS। हमको पूछा है कि यहाँ पे कितना स्ट्रेस डेवलप होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सिग्मा क्या होता है, आपके पास फोर्स अपॉन एरिया होता है। इसके अंदर कोई भी E1 E2 की टर्म नहीं आती है, तो E1 E2 चेंज होता रहे, हमको कोई फर्क पड़ता नहीं है। और E क्या है, F क्या है, यहाँ पे P है, तो P अपॉन एरिया। E1 E2 से हमको कोई मतलब नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखने में बहुत अजीब सा लगता है कि पता नहीं क्या क्या चेंज हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन उसने क्या पूछा है लास्ट में, नॉर्मल स्ट्रेस पूछा है। और नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ पे कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जिसके अंदर E1 और E2 आता हो, और E1 E2 नहीं आता है तो वो चेंज हो रहा हो नहीं हो रहा हो, हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो सिंपल क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया। आगे देखो, यहाँ पे देखो, अच्छा क्वेश्चन है।
two steel truss member AC and BC each having cross section area दोनों का दिया हुआ है और वो दिया हुआ है 100 mm स्क्वायर आर सब्जेक्टेड टू ए हॉरिजॉन्टल फोर्स F। इधर फोर्स F लग रहा है। ऑल जॉइंट्स आर हिंज। तो यहाँ पे हमको क्या पूछा है, इफ F बराबर 1 किलो न्यूटन, दो क्वेश्चन है, 1 किलो न्यूटन है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्टिकल रिएक्शन फोर्स डेवलप एट द पॉइंट बी इन किलो न्यूटन। यहाँ पे कितना वर्टिकल वर्टिकल फोर्स डेवलप होगा वो हमको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको करो सोल्व। कैसे करोगे, सिंपल है। यहाँ पे F है, ये हमने ले लिया एफ बी सी और ये हमने ले लिया एफ ए सी। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल है आपका 60 और ये एंगल है 45। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये होगा इधर एफ ए सी कोस 45 और ये क्या हो जाएगा एफ बी सी कोस 60। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा एफ बी सी साइन 60। कुछ नहीं लगाना है, सिंपल इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में फोर्स को रिजोल्व करना सीखा था, वही है एफ ए सी कोस 40। ठीक है, साइन 45 होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, समीशन एफ वाई इज इक्वल टू 0 करोगे तो वो कितना हो जाएगा, एफ ए सी कोस साइन 45 क्या होगा, एफ ए सी साइन 45 और ये माइनस में, ये ऊपर वाला पॉजिटिव लिया, ये नेगेटिव लिया, उधर जाके क्या हो गया पॉजिटिव, तो एफ बी सी साइन 60। तो ये एफ ए सी डिवाइड बाई अंडर रूट 2 और ये क्या होता है अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2 एफ बी सी। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा एफ ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट 3 डिवाइड बाई अंडर रूट 2 एफ बी सी। अब समीशन एफ एक्स 0 कर दो, तो समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एफ ए सी कोस 45 है तो अंडर रूट 2 प्लस एफ बी सी कोस 60 है तो एफ बी सी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कितना है, एफ है, एफ कितना है 1 किलो न्यूटन है यानी कि 1000 है। ठीक है, तो एफ ए सी को रखो बी सी की टर्म में, अंडर रूट 3 एफ ए सी और यह हो जाएगा अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 प्लस एफ बी सी डिवाइड बाई 2 और ये हो जाएगा 1000। ठीक है, तो ये भी 2 बन गया, तो एफ ए सी क्या बन गया अंडर रूट 3 प्लस 1। थोड़ा मैं कैलकुलेशन स्पीड से कर रहा हूँ, बीच में स्टेप छोड़ के, इतना तो आप कर सकते हो। और कुछ ना समझ में आए तो पूछ भी सकते हो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, एफ ए सी हो जाएगा 732.05 न्यूटन। ठीक है, तो ए सी निकल गया, तो बी सी निकालना है हम लोगों को। तो बी सी क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो अंडर रूट 3 से और डिवाइड कर दो अंडर रूट 2 से, तो ये हो जाएगा एफ बी सी और वो आ जाएगा एट 96.575 और इसका वर्टिकल निकालना है। वर्टिकल निकालना है मतलब साइन 60, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2 और ये हो जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ पे एफ बी सी लिखा है ना,
ये क्या है, एफ ए सी को हमने एफ बी सी में कन्वर्ट किया है, तो ये क्या है, एफ बी सी है। तो एफ बी सी आ गया इतना, और हमको एफ बी सी मिल गया और इसका वर्टिकल निकालना है, तो ये कितना है 732.05 इंटू √3 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा आपके पास वर्टिकल वाला, इसका जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 633.97 न्यूटन। और यहाँ पे सारे आंसर किस में लिखे हुए हैं, बी इन किलो न्यूटन में पूछा है, तो इसको 1000 से डिवाइड कर दो, तो 0.63397 किलो न्यूटन। तो पहले की यहाँ के दो ही टर्म दिए हुए हैं, तो ये क्या हो जाएगा 0.63, यानी कि ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या बोला गया है, फिर बोला है उसने कि द मैक्सिमम फोर्स F इन किलो न्यूटन दैट कैन बी अप्लाइड एट C सच दैट द एक्सियल स्ट्रेस इन एनी ऑफ द ट्रस मेंबर डज नॉट एक्सीड 100 मेगा पास्कल। तो यहाँ पे बोलने का क्या मतलब है कि कितना फोर्स अप्लाई किया जाए कि दोनों में से किसी एक में भी 100 से ऊपर क्या हो, स्ट्रेस ना जाए। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि देखो ये दोनों जो मेंबर हैं, ये मेंबर और ये मेंबर, दोनों क्या लगी हुई हैं, अलग अलग एंगल पे लगी हुई है। ये अलग एंगल पे है, ये अलग एंगल पे है। तो जब आप यहाँ पे फोर्स लगा रहे हो, तो वो फोर्स क्या आ रहा है, इन दोनों में अलग अलग आ रहा है, यानी कि एक में कम आ रहा है, एक में ज्यादा ज्यादा आ रहा है। तो अब हमको पता नहीं है इसमें कम आ रहा है इसमें ज्यादा आ रहा है, लेकिन एक में कम आ रहा है एक में ज्यादा आ रहा है। तो क्या होगा, जो ज्यादा आ रहा है, एरिया दोनों का सेम है, तो फोर्स अपॉन एरिया लगाओगे तो क्या होगा, मान लो जिसमें ज्यादा आ रहा है उसमें क्या होगा, पहले 100 मेगा पास्कल पे क्या कर जाएगा, पहुंच जाएगा, और 100 मेगा पास्कल से ज्यादा ये होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये हमको बोला गया है। अब हम क्या निकाल लेंगे, इसका वैल्यू। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो इतना चीज हमारे पास आ गया था, क्या, एफ ए सी, और वो कितना था √3 डिवाइड बाई √2, ये इतना था। तो एफ ए सी क्या था 1.22 एफ बी सी, यानी कि एफ ए सी में क्या हो रहा है, एफ ए सी में ज्यादा फोर्स आ रहा है, वो हमको दिख रहा है यहाँ से। अब यहाँ पे हमने क्या लगाया था, हमको क्या पता लग गया, दूसरी इक्वेशन हमारी थी, और वो क्या थी, एफ ए सी √2 प्लस एफ बी सी अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या है, एफ। अब 1000 नहीं है, अब क्या है, एफ है। तो एफ ए सी क्या लिखा था, हमको क्या पता लग रहा है, एफ ए सी में क्या आ रहा है, ज्यादा फोर्स आ रहा है, यानी कि हम बी सी को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। ए सी में हमारा क्या है, फोर्स ज्यादा है, क्यों, ये कितना है 1.22 टाइम्स ऑफ बी सी। तो ए सी के अंदर पहले क्या होगा, 100 मेगा पास्कल पहुंच जाएगा, क्या, आपका स्ट्रेस। तो यहाँ पे एफ ए सी √2 प्लस यहाँ पे क्या है, एफ ए सी 1.22 इंटू 2, यही हुआ, इज इक्वल टू एफ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ए सी क्या है, ये कर लो, 1 डिवाइड बाई √2, तो ये है 0.707 प्लस 1 डिवाइड बाई 1.22 इंटू 2, ये है 0.4098 एफ ए सी इज इक्वल टू एफ। ठीक है, तो यहाँ से एफ ए सी क्या आ जाएगा, एफ अपॉन 1.1168। ठीक है, तो ये एफ ए सी हो गया। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, सिग्मा दिया हुआ है फोर्स अपॉन एरिया, तो ये दिया हुआ है 100 इंटू 10⁻⁶। एरिया क्या है 100 mm², तो 10⁻⁻⁶। और फोर्स क्या आ रहा है हमारे पास,
एफ अपॉन 1.1168। यहाँ से क्या हो जाएगा देखो तो, 6 से 6 कट गया, इंटू ये हो गया। ठीक है, तो ये एफ आ गया 11168 न्यूटन में आएगा। किलो न्यूटन में करना है तो 11.1617 हो जाएगा किलो न्यूटन। तो 11.15 क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, किलो न्यूटन के अंदर आपको पूछा गया है। तो अगर इतना एफ यानी कि इतना फोर्स लगाओगे तब दोनों में से एक मेंबर में आपका क्या पहुंच जाएगा, 100 मेगा पास्कल आपका स्ट्रेस पहुंच जाएगा। और वो मेंबर कौन सी होगी, वो मेंबर होगी आपकी एसी मेंबर। ठीक है, क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ था, पहले उसने क्या बताया था, पहले क्वेश्चन में उसने फोर्स बता दिया था, फोर्स बता के इसका वर्टिकल डिफ्लेक्शन पूछा था। तो ये तो कोई नॉर्मल क्वेश्चन था, ज्यादा इसमें कुछ दिमाग लगाना नहीं था। सेकंड वाला क्या पूछा कि आप कितना एफ लगाएं कि दोनों में से एक मेंबर में क्या हो जाए, 100 मेगा पास्कल स्ट्रेस पहुंच जाए। तो अब हमको पता है कि दोनों अलग अलग एंगल पे हैं, तो एक के अंदर क्या होगा, डेफिनेटली फोर्स ज्यादा होगा। और वो हमको कहाँ से पता लग गया, यहाँ से पता लग गया कि एफ एसी में क्या है, एफ एसी में फोर्स ज्यादा लग रहा है। अब दोनों का एरिया सेम है तो एसी में ज्यादा फोर्स लग रहा है, तो एसी का स्ट्रेस भी ज्यादा होगा। तो यहाँ पे जब आप फोर्स बढ़ाओगे इसका फोर्स बढ़ता जाएगा और एक टाइम पे क्या होगा, ये 100 मेगा पास्कल पे पहुंच जाएगा, क्योंकि इस पे क्या है, कम फोर्स लग रहा है। तो ये क्या चलेगा, इससे पीछे चलेगा। तो 100 पे पहले कौन पहुंचेगा, एसी ही पहुंचेगा। 100 पे एसी पहुंचेगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने क्या पता लग गया, एसी पहले पहुंचेगा। और एसी पहले पहुंचा तो हमने क्या लगा दिया, सिग्मा एफ अपॉन एरिया। सिग्मा हमको पता था, एरिया पता था, एफ की वैल्यू हमने यहां से निकाल ली। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये और भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला गया है, ए रिजिड बीम एडी ऑफ लेंथ 3a6 मीटर, यानी कि 3a6 मीटर दिया हुआ है। तो ए कितने मीटर की है, एक 2 मीटर की है, यानी कि ए इक्वल टू क्या है, 2 है। ठीक है, hinge at frictionless pin joint A and supported by two string as shown in the figure। दो स्ट्रिंग दी हुई है, एक तो ये जो B से C तक जा रही है और एक क्या है, ये जो D पॉइंट पे कनेक्ट है। String BC passes over two small frictionless pulleys of negligible radius। All the strings are made of the same material and have equal cross section area। दोनों का एरिया भी क्या है, सेम है, और दोनों का मटेरियल भी क्या है, सेम है। एफ इजिकल्स टू 9 किलो न्यूटन, यहाँ पे ये एफ है, ये क्या लग रहा है, 9 किलो न्यूटन का लग रहा है। अप्लाइड एट सी द resulting stress in the string stress is in the strings are within linear elastic limit। the shell weight of the beam is negligible, यानी कि जो वेट है बीम का वो कुछ नहीं है। विद रिस्पेक्ट टू अप्लाइड लोड एज्यूमिंग स्मॉल डिफ्लेक्शन द टेंशन डेवलप्ड इन द स्ट्रिंग एट सी इज हमको बताना है, किलो न्यूटन में बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा ये कि जब आपका इलोंगेशन होगा, यानी कि जब ये क्या करेगी, ये बीम है, ये बीम ऐसे थी, अब ये क्या करेगी, ऐसे घूमेगी, क्योंकि नीचे वेट लग रहा है, नीचे फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ए था, ये 2a था, और ये 3a था। तो ये वाली जो स्ट्रिंग है वो यहाँ तक आ जाएगी, ये वाली स्ट्रिंग है वो यहाँ तक आ जाएगी, और ये वाली जो स्ट्रिंग है वो यहाँ तक आ जाएगी। ठीक है, तो ये x है, ये a है, ये क्या हो जाएगा, ये x1 लिख दो, x2 लिख दो, x3 लिख दो, ये a है, ये a है। ठीक है, तो अब आप इनको लिखोगे तो क्या लिखोगे, x1 अपॉन a इज इक्वल टू x2 अपॉन 2a। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका x2 क्या है, x2 है आपका a से a कैंसिल, 2x1 के बराबर। ठीक है, सेम ऐसे ही आप लिखोगे अगर x1 की टर्म में, x1 अपॉन a, और थर्ड वाला क्या हो जाएगा, x3 अपॉन 3a। तो x3 आपका क्या है, 3 टाइम्स है
x1 की, ठीक है, वो हमको दिख भी रहा है नॉर्मल, तो ये हो जाएगा आपके पास। और अगर इसको इन दोनों को आपको रिलेशन में लिखना है तो कैसे लिखोगे, x2/2a इज इक्वल टू x3/3a। तो x3 कितना हो जाएगा, x3 हो जाएगा आपके पास, या फिर आप x2 को लिख सकते हो इसकी टर्म में, तो ये क्या हो जाएगा 3/2 x2, ठीक है। तो ऐसे आप रिलेशन इसके अंदर लिख सकते हो। अब आपके पास क्या होता है, आपका स्ट्रिंग दिया हुआ है, एक स्ट्रिंग क्या है, पूरी कनेक्टेड है, यानी कि बी से लेके सी तक एक ही स्ट्रिंग है, और डी क्या है, डी अलग है। तो डी अलग है तो डी का एलोंगेशन है वो क्या हो जाएगा, ये डी वाली स्ट्रिंग है, और ये क्या है, बीसी से कनेक्टेड है। तो जो बीसी से कनेक्टेड है यानी कि इलोंगेशन इन ऑफ स्ट्रिंग डी, इलोंगेशन ऑफ स्ट्रिंग डी का क्या है, अकेली का हो रहा है, तो वो क्या है, वो है आपके पास x3। लेकिन इलोंगेशन ऑफ स्ट्रिंग BC वो क्या है, कनेक्ट है, वो कनेक्ट है, तो एक ही रस्सी में दो जगह इलोंगेशन हो रहा है, पहला तो ये वाला और दूसरा ये वाला, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो रहे हैं, एक साथ हो रहे हैं, तो x1 प्लस x2, और यहां से क्या लिख सकते हो, x1 प्लस 2x1, और ये टोटल क्या हो जाएगा 3x1, ठीक है। ये टोटल क्या हो जाएगा 3x1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है, x3 की वैल्यू भी क्या है 3x1, यानी कि आपको क्या पता लग रहा है कि BC का एलोंगेशन और रस्सी D वाली का एलोंगेशन, दोनों का एलोंगेशन क्या है, सेम है। दोनों का एलोंगेशन को हम डेल्टा से लिखते हैं, डेल्टा BC भी क्या है, सेम है इसके डेल्टा D। तो यहां से क्या लिखोगे, यहां से लिखोगे एलोंगेशन को क्या लिखते हैं, PL/AE, डेल्टा को क्या, डेल्टा एल यानी कि जो चेंज इन लेंथ है उसको क्या लिखते हैं, PL/AE से लिखते हैं, मैंने बताया था। तो यहाँ पे P क्या है, T1 है BC के लिए, इसको नाम दे देते हैं, यहाँ पे अगर टेंशन है वो क्या है, T1 है, और इधर जो आपका टेंशन है वो क्या दे देते हैं, T3 दे देते हैं, ठीक है, सॉरी, इसके लिए T1 दे देते हैं और इसके लिए T3। इसको मान लो T1 दे दो, इसको T2 दे दो, इसको T3 दे दो, इन दोनों में तो टेंशन सेम रहना ही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, T1 इसका लेंथ कितना है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये वाला A देख लिया तो ये A लेते हैं, A नहीं है, इस वाली रस्सी का जो लेंथ है वो 3A है, पहला यहाँ से लेके यहाँ तक, दूसरा यहाँ से लेके यहाँ तक, और तीसरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। यानी कि एक ए ये है, एक ए ये है, और एक ए ये है, तो टोटल इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है आपके पास 3A, और एरिया सेम है दोनों का, मटेरियल दोनों का सेम है, इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा T3, और यहाँ पे इसका लेंथ A ही है, और ये क्या है, एरिया, और ये सेम है, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो T3 क्या आ जाएगा, T3 आ जाएगा 3T1, ठीक है। ये एक रिलेशन हमारे पास आ गया। अब दूसरा रिलेशन कहां से आएगा, दूसरा रिलेशन आएगा समीशन m इज इक्वल टू 0 से, और वो कहां पे लगाएंगे, ए पॉइंट पे लगाएंगे, यानी कि इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, क्योंकि ये क्या है, हिल नहीं रही है, एक जगह पे है, तो मोमेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो क्या करोगे, सबसे पहले क्या है, T1 लग रहा है, किस पे लग रहा है, A डिस्टेंस पे, फिर क्या लग रहा है, T2 लग रहा है, कितनी डिस्टेंस पे, 2A डिस्टेंस पे, फिर क्या लग रहा है, T3 लग रहा है, कितनी डिस्टेंस पे, 3A डिस्टेंस पे, माइनस क्या लग रहा है, 9 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है, कितनी डिस्टेंस पे, 2A डिस्टेंस पे, इज इक्वल टू क्या है, 0। तो ए सबका कैंसिल, T1 और T2 क्या है, सेम है, तो T1 प्लस T1 लिख दो, और ये 2 है यहाँ पे, प्लस T3 को क्या लिख सकते हो, 3T1 लिख सकते हो, इंटू 3 लिख सकते हो, इज इक्वल टू 9 इंटू 18, तो ये क्या है, 3 3 9, 10 11 और 1 12, 12T1 इज इक्वल टू 18, तो यहाँ से T1 कितना आ जाएगा,
18/12 है और वो हो जाएगा आपके पास 1.5, उतना ही आता है 1.5 किलो। आई बात समझ में? तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आ जाएगा, स्ट्रिंग एट सी 1.5 किलो न्यूटन। अगर वो बी पे भी पूछता तो 1.5 किलो न्यूटन आता। अगर वो डी पे पूछता तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाता, यानी कि आपके पास आ जाता 5.5 4.5। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। आ रही है बात समझ में? इस क्वेश्चन में समझने वाली बात है क्या, दो चीजें। पहला चीजें क्या है, समेशन m इक्वल टू 0, तो सबको पता है कि समेशन m इक्वल टू क्या लगा लेंगे, 0 लगा लेंगे। एक इक्वेशन, एक रिलेशन वहां से आ जाएगा। लेकिन एक रिलेशन कैसे आएगा, वो आएगा आपके इलोंगेशन से। यानी कि किसका इलोंगेट कितना हो रहा है। जब आपने देखा कि ये रस्सी क्या है, सेम है, ये रस्सी सेम है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका एलोंगेशन और इसका एलोंगेशन दोनों का जुड़ के टोटल एलोंगेशन होगा। आ रही है बात समझ में? टोटल जोड़ के एलोंगेशन होगा। तो यहाँ पे 3x1 और यहाँ पे भी 3x1। जब यहाँ पे 3x1 और यहाँ पे 3x1 देखा तो क्या चीज क्लिक हुई कि इन दोनों का एलोंगेशन तो क्या है, सेम है। और एलोंगेशन का फॉर्मूला क्या है, PL/E। तो PL क्या है, T1 इंटू 3/E। और ये 3a का बहुत ध्यान रखना है। कुछ लोग या तो a लिखते हैं या कुछ लोग 2a लिखते हैं। 3a पे बहुत लोगों का कम ध्यान जाता है, इसलिए आपको पूरा लेंथ लिखना होता है। और पूरा लेंथ इसका कितना है, 3a है। और T3 इंटू ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, समीशन m इक्वल टू a0 कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखें। अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लगभग 10 क्वेश्चन और हैं। 10 क्वेश्चन के आसपास हमने कर लिए हैं। अभी कितने क्वेश्चन किए हैं हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन हमने कर लिए। ठीक है, 9 क्वेश्चन कर लिए हैं और अभी 10 के आसपास और क्वेश्चन बचे हुए हैं। लगभग 20 या 19 क्वेश्चन थे। तो अभी 1 आवर हो गया है। 1 आवर और लगेगा, क्योंकि अगर एक साथ करेंगे तो 2 आवर की वीडियो बन जाएगी और वो बहुत बड़ी होगी, आपके लिए एक साथ देखना भी मुश्किल होगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो, खेलते रहो और जिसकी भी हेल्प कर सकते हो हेल्प करते रहो। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, मैं आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। बाकी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे। आज हमने कौन से क्वेश्चन किए हैं जो हमारे किस पे बेस्ड थे, जो हमारे बेस्ड थे आपके इलोंगेशन पे और आपकी सेल्फ वेट पे, यही क्वेश्चन हमने करे हैं। कल हम करेंगे कौन से, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेंट, यानी कि इसको बोलते हैं स्टैटिकली इनडिटर्मिनेंट, यानी कि जो आपकी रोड क्या रहेगी, दोनों साइड से क्या रहेगी, उसको बांधा हुआ रखेंगे और बीच के अंदर उसके अंदर कुछ न कुछ हरकतें करेंगे। यानी कि डेल्टा LAC बराबर 0 वाली जो कंडीशंस हैं, लगाने वाली कंडीशन, वो सारी चीजें हम करेंगे। और दूसरा टेम्परेचर बढ़ाने वाली जो चीजें हैं उसका हम करेंगे। ठीक है, तो मैंने इसीलिए इसको 2 पार्ट में बांटा है। पहला हमने इतना आज पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, कल के वीडियो में हम इसके ऊपर, इन चीजों के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देखने वाले हैं। कल भी 10 क्वेश्चन होंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।